नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कोटा एजुकेशन हब में। ठीक है ना। जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पहले पेपर हो चुके हैं 2016 और 2021 में, उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 2021 में जो दोनों पेपर थे, हिंदी के पेपर 1 और पेपर 2, उनके 150 प्रश्न 300 प्रश्न के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। 2016 का पेपर 1 हमने शुरू किया है, 75 प्रश्न उनके हम कर चुके हैं। 76वां प्रश्न आज देखेंगे, तो शुरू करते हैं 76वें प्रश्न से। ठीक है ना। 76वां प्रश्न क्या कहता है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायिनी शक्ति है। ये कथन किसका है? सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि कल्पना संबंधी सिद्धांत किसने दिया है? कोलरिज ने। ठीक है ना। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। क्रोचे की अभिव्यंजना के 4 स्तरों में से कौन सा असंगत है, कौन सा स्तर गलत है? ठीक है ना। क्रोचे ने जो 4 स्तर बताए थे, ठीक है ना, कौन सा बताया था? विचार, अंतर संस्कार, अभिव्यंजना, आनुषंगिक वाट, आनुषंगिक आनंद। ठीक है ना। इनमें से एक असंगत है। अंतर संस्कार ठीक है, अंतर चेतना से संबंधित है। अभिव्यंजना, यही उनका सिद्धांत था, अभिव्यंजनावाद का सिद्धांत। और आनुषंगिक आनंद, देखो जो अब क्रोचे का जो सिद्धांत था ना, वो आंतरिक अनुभूति से संबंध नहीं था, बाह्य भौतिक जगत से उनका कोई संबंध नहीं है। तो विचार यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि विचार का उस आंतरिक अनुभूति से कोई संबंध नहीं है। ठीक है ना। तो इन्होंने अंतर प्रज्ञा से संबंधित सिद्धांत दिया था ये भौतिक जगत में, कि जब अगर तुमने दिमाग में सोच ही लिया है, उस चीज़ को बना ही लिया है, तो तुमने आनंद तो वैसे ही ले लिया। तो बाहर बाह्य जगत से उसका कोई नाता क्रोचे ने नहीं बताया। ठीक है ना। तो 77 का आंसर पहला हो जाएगा, कि वो असंगत है। 78वां क्वेश्चन कहता है कि लॉन्जाइनस के अनुसार इनमें से कौन सा शैलीगत दोष नहीं है? ठीक है ना। हम सबको पता है कि लॉन्जाइनस ने उदात का सिद्धांत दिया था, उदात का। ठीक है ना। उदात का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। उदात का मतलब क्या होता है? उदात का क्या गुण होता है? ठीक है ना। अच्छा खासा लिखना, अच्छा बोलना, अच्छी तरीके से लिखना, शब्द आडंबर का नहीं होना उसमें। ठीक है ना। तो वाग आडंबर यानी कि बोलने का तरीका खराब ना होना, भाव का ज़्यादा आडंबर नहीं होना, बालेता मतलब बचकानी हरकतें नहीं करना, लिखने में अपने बचकानी हरकत नहीं करना। विप्रिय, विप्रिय यहाँ पे शैलीगत दोष नहीं है। ठीक है ना। 78 का जो आंसर होगा वो चौथा को विप्रिय। विप्रिय एक अलंकार है। ठीक है ना। अलंकार होना कोई दोष नहीं माना है। ठीक है ना। जबरदस्ती अलंकार होना उसका दोष माना है। ठीक है ना। लॉन्जाइनस की बुक का नाम क्या था? पेरिप्सूस। ठीक है। 79 वाला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा का कौन सा समीक्षक नहीं है? ठीक है ना। कौन सा समीक्षक नहीं है? लेनिन भी है, गोर्की है, कोडविल भी है, मार्क्स है। ठीक है। लॉरेंस नहीं है। ठीक है ना। लॉरेंस नहीं है। मार्क्सवादी चिंतन से संबंधित समीक्षक कौन नहीं है? लॉरेंस नहीं है। ठीक है। संरचनावाद के जनक कौन है? सस्चूर। याद होना चाहिए आपको, संरचनावाद के जनक कौन है? सस्चूर। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद आलोचक है? मार्क्सवाद आलोचक कौन है? रामविलास शर्मा सबसे बड़े मार्क्सवाद आलोचक है। ये प्रश्न आएगा। ठीक है ना। आए तो इसका उत्तर लगा देना, रामविलास शर्मा। शैली विज्ञान आलोचन पद्धति कथ्य के बजाय किस पक्ष पर बल देता है? अलंकारिता पर, भाव या रस पर, छंद योजना पर, शिल्प, रूप या शिल्प पर। ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा रूप या शिल्प पर। क्योंकि जो शैली विज्ञान होता है ना, वो काव्य की शैली पर बल देता है। ठीक है ना। शैली विज्ञान पर। 83 वाला प्रश्न क्या कहता है कि देरिदा लेखन को किस का स्रोत मानते हैं? देरिदा जो थे, जोक देरिदा, तमाम सांस्कृतिक कर्म का। ठीक है ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तमाम जितनी भी संस्कृतियाँ उन कर्म का लेखन मानते हैं। ठीक है ना। लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तमाम सांस्कृतिक कर्म का। 84 वाला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है, यानी कि आधुनिकता के बाद जो आया है। ठीक है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा लियो तोर भी है, बोद्रीवा भी है, जेमसन भी है। ठीक है। एफ आर लिविस जो है उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है। 85 वाला क्वेश्चन देखिए, उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी किस कहानी में मिलती है? आसान प्रश्न है। उदय प्रकाश की कहानी, लॉरेन हेस्टिंग की कहानी। ठीक है ना। लॉरेन हेस्टिंग का सांड, उदय प्रकाश की कहानी। ठीक है ना। उत्तर आधुनिकता की संकल्पना, उत्तर आधुनिकता क्या है? उत्तर आधुनिकता मतलब होता है तमाम चलने आने वाली रूढ़ियों का खंडन करना, तमाम चलने आने वाली परंपराओं का खंडन करना। ठीक है ना। उसको बोलते हैं उत्तर आधुनिकता की संकल्पना। ठीक है ना। जो भगवान को भी नहीं मानती और जो तमाम जितने भी हमने स्थापित किए हुए मूल्य हैं उनका खंडन करती है वो। ठीक है। पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक रचना मानने वाले कौन है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा भी नहीं है, रामचार्य रामदास शुक्ल अप्रमाणिक मानते हैं, जाली ग्रंथ मानते हैं, श्यामल दास भी नहीं है, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। ठीक है ना। और क्या बोलते हैं इनके साथ, दशरथ शर्मा, ये सब प्रमाणिक मानते हैं। श्याम सुंदर दास भी इसको प्रमाणिक मानते हैं। मनहु कला ससभान कला 1600 बनी है। इस पंक्ति में कौन सा रस है? कि मनहु कला ससभान। ठीक है ना। कला 1600 बनी है ना। मानो कला ससभान, यानी कि इसमें जो
हमें दिख रहा है, अगर हम मोटा मोटा भी अर्थ निकाले, कला से संबंधित है, 16 श्रृंगार, ठीक है ना, 16 श्रृंगार जैसे शब्द आ रहा है, श्रृंगार रस यहाँ पे है, ठीक है ना, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? श्रृंगार रस, ठीक है ना। मनहु कला सस्भानम कलहा 16 शोभनी है, ठीक है। अगला प्रश्न 88 में, पृथ्वीराज दासों में कितने समय है? 69, ठीक है ना, 69 समय है। समय मतलब सर्ग, ठीक है ना। 89, कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। कबीर को हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से, ठीक है ना। कबीर का हठ योग सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। 91 क्वेश्चन क्या कहता है कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। विरह भुवंगम, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं, है ना। कि अर्थात कि जो कस्तूरी के अंदर ही ना कुंडल बसा हुआ है, लेकिन जो मृग है ना वो जगह जगह ढूंढता फिर रहा है, यानी कि खुद उसके अंदर ही भगवान है, फिर भी हम जगह जगह ढूंढते हैं, यानी कि एक में ही एकेश्वर सत्ता यहाँ पे बताई गई है, यानी कि एक के अंदर ही भगवान विद्यमान है। अद्वैतवाद, ठीक है ना, अद्वैतवाद के पद है, ठीक है ना। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? शंकराचार्य ने। 93 वाला पद देखिए कि मीरा की उपासना किस भाव की थी? मीरा की उपासना सख्य भाव, गलत। दास्य भाव, तुलसीदास, वात्सल्य भाव, नहीं। माधुर्य भाव, ठीक है ना, माधुर्य भाव या असूया भाव की जो उपासना थी वो मीरा की थी। तो 93 का आंसर 4 हो जाएगा। जहाँ बैठावे तितही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं, कि तुम जहाँ बिठाओगे कि मैं वहीं बैठ जाऊंगी और तुम बेचोगे तो बिक जाऊंगी। इनमें कौन सा भाव व्यक्त हो रहा है? समर्पण, ठीक है ना, सर्वस्व समर्पण। मीरा के पंक्ति आएंगे। 95 का आंसर है मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम देखत रूप लोभाऊं। जहाँ पे से प्रियतम के लिए पंक्ति आए और श्रृंगार रस की उत्पत्ति लगे, माधुर्य गुण होता है वहाँ पे, ठीक है ना, माधुर्य। 96 से भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। वात्सल्य रस का चित्रण, वात्सल्य रस का चित्रण जैसे हमको पता है, वैसे भ्रमर गीत में वात्सल्य रस कहाँ है? भ्रमर गीत में तो कहीं ना कहीं उद्धव और जो गोपियों के बीच में संवाद हुआ है उसका वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो भ्रमर गीत के अंदर अगर बात करें, क्योंकि भ्रमर गीत जो सूरदास की जो रचनावली ना उसका एक पार्ट है, ठीक है ना, पर्टिकुलर। तो वात्सल्य रस का चित्रण गलत हो जाएगा। गोपियों का विरह वर्णन, ये मान सकते हैं हम, गोपियों का विरह वर्णन किया गया है, लेकिन इसको एक बार होल्ड करेंगे, ठीक है ना। सगुण भक्ति की महिमा वो निर्गुण का खंडन, ये ज़्यादा यहाँ पर सुस्पष्ट है, ठीक है ना। ज़्यादा प्रभावित जो करने वाला उत्तर है वो होगा सगुण भक्ति की महिमा और निर्गुण भक्ति का खंडन, यही मेन मकसद था भ्रमर गीत का। 97 क्वेश्चन देखें 97। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार रत्न है, ये कथन किसका है? भ्रमर गीत के संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ये उन्हीं की पंक्तियाँ हैं। 98 सुफलक सुत, सुफलक सुत अक्रूर के लिए कहा गया है, ठीक है। अक्रूर जो आते हैं ना कृष्ण के लिए, कृष्ण को लेने उनके लिए। ये काहे को गोपीनाथ कहा उधर कि तुम गोपियों के नाथ, गोपियों के पति, गोपियों के परमेश्वर क्यों कहलाते हो का, है ना। उपालंब का भाव है यहाँ पे, उपालंब, ठीक है, ताना मारना उपालंब का भाव। हंस जो रहा शरीर में पाक जरा गा भागी, इस पंक्ति में हंस का क्या अर्थ है ना। हंस का अर्थ यहाँ पे है जीव से, ठीक है ना, जीव, जीव, ठीक है। हंस जो रहा शरीर में पाक जरा गा भागी, ठीक है, अंश का अर्थ है यहाँ पे जीव। 101वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कवियों और उनके समय अंकित पंक्तियों में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी गलत है ना। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, ये पद्मावती की पंक्तियां हैं, नागमती वियोखंड की, तो ये तो सही है। सूरदास भज मन चरण कवन अविनाशी, ये पंक्तियां असंगत है, ये पंक्तियां सूरदास की नहीं है, कबीर की पंक्तियां हैं। ये अंसड़िया जहाँ ही पड़ी पंथ निहार निहार, और बिहारी की है अजो तरियो नि रहो श्रुति सेवत इक रंग, ठीक है, ये दोहा है बिहारी का। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि सूरदास की पंक्तियाँ नहीं है। भज मन चरण कमल अविनाशी, ठीक है ना, ये पंक्तियाँ आपको बताने कि भज मन चरण कमल अविनाशी किसकी पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना, ये सूरदास की पंक्तियाँ नहीं है। 102 क्वेश्चन देखिए कि पीहू वियोग अस बाउर जीव, बाउर मतलब बावला हो गया, यानी पगला गया है कि जीव, है ना, कि पिया के वियोग में, है ना। तो 102 का आंसर क्या होगा? 102 में पीहू बाउर का अर्थ होगा पगली, ठीक है ना, बावला होना, पागल होना। 103 है कि जो पे चेराए राम की कर तो न लजातो का, है ना, जो पे चेराई राम की, तो चेराई का अर्थ हो गया सेवा करना। अगर तुमने राम की सेवा की थी तो तुम्हें जग में लज्जित न होना पड़ता, ठीक है ना, राम की कर तो न लजातो। 103 का उत्तर सेवा। 104 में होता
भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जा सकता है, वैसा अन्यत्र नहीं देखा जा सकता। ये कथन किसका है? विनय पत्रिका अभी सिलेबस में नहीं है हमारे, ठीक है ना, इस बार हटा दी गई है, कवितावली विनय पत्रिका की जगह लगा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियाँ हैं ये, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन कहा था। 105वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चलो देखते हैं। बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी, दोहावली। चित्रावली उस्मान की रचना है ये, ठीक है ना, उस्मान की अवधी भाषा की रचना है ये, ठीक है। 106वां है कि रीति सिद्ध काव्यधारा का कवि कौन है? रीतिबद्ध, चिंतामणि रीतिबद्ध, ठीक है ना, बिहारी रीति सिद्ध कवि, ठीक है ना, रीति सिद्ध कहना ना, रीति मुक्त है ना, रीति मुक्त, ठीक है, बिहारी। रीति सिद्ध के मतलब कवि वो होते हैं जो मतलब जो रीति की बंदी बंधाई परंपरा पे नहीं चले हैं जानबूझ के, सिर्फ कहीं ना कहीं जो रीति बंधाई परंपरा के लक्षण उनकी कविता में दिख गए हैं, ठीक है ना। तो रीति सिद्ध काव्यधारा वो होती है जिसमें कला पक्ष और भाव पक्ष बराबर होता है। कला पक्ष इजिकल टू भाव पक्ष, लेकिन जहाँ कला पक्ष ज़्यादा होता है और भाव पक्ष कमजोर होता है वो होती है रीतिबद्ध कविता। लेकिन जहाँ पर भाव पक्ष ज़्यादा और कला पक्ष कमजोर होता है वो होती है रीति मुक्त कविता, ज्ञानानंद वाली कविता। 107वां प्रश्न क्या कहता है कि नेकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, यानी कि जो हमने गुहार लगाई वो फीकी पड़ गई है। तजो मन तारण विरुद्ध बारक बारन तार, है ना। तो बिहारी के स्वयं व्यक्त भाव कौन सा है? अब हमको पता नहीं चल रहा, मान लो कि कौन सा भाव यहाँ पे निकाले, तो एक तो गुहार लगाते हैं हम। गुहार किससे लगाते हैं? ईश्वर से। तारण यानी कि तारने वाला, बारुन तार, ठीक है, तारना। तो इन पंक्तियों में हम लगा सकते हैं कि इन पंक्तियों में कौन सा भाव है? भक्ति का, ठीक है ना, भक्ति भाव की पंक्तियाँ ये। 108वां है कि तोपर वारु उर्वशी सुनि राधिका सुजान, तू मोहन के उर्वशी उर्वशी के समान, कि मैं तुम पर स्वर्ग की अप्सरा को भी कुर्बान करता हूँ हे राधिके, तू मोहन के हृदय में बसी हुई है, उर्वशी के उर्वशी, तू मोहन के उर्वशी 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 मतलब मोहन की हृदय बसी हुई है, उर्वशी समान। उर्वशी एक प्रकार का आभूषण होता है। 3 बार उर्वशी शब्द आया, तीनों का हर बार अलग अलग अर्थ है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा यहाँ पर? यमक अलंकार, ठीक है ना। जब 2 बार या 2 से अधिक बार कोई शब्द आए और 2 बार अलग अलग अर्थ निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। अगर एक ही शब्द आए और एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकले तो फिर वहाँ पे यम श्रेष्ठ अलंकार होता है। 109वां प्रश्न है कि लोगन है लागी कवित्त बनावत, लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मोरी कवित्त बनवाते, ठीक है ना। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? फेमस पंक्तियाँ आपने पढ़ी होगी, ये करण की पंक्तियाँ हैं, ठीक है ना। लोगन को लोग है लागी कवित्त बनावत, मोहितो मोर, ये लोगों को तो कविता बनाती है का, लेकिन लोग तो लगता है कि कविता बनाती है, लेकिन मुझे तो खुद मेरी कविता बना रही है। 110वां प्रश्न है वह मुस्कान वह मृदु बतरानी, वह लड़कीनी बानी आनी उर में आरती है। इन पंक्तियों में वियोग की कौन सी दशा मिली है? कि वही मुस्कान वही मृदु बानी वही मृदु बतरानी वही लड़कीली बानी आनी उर में आरत है, यानी कि हृदय में आ रही है वही मृदु मुस्कान की याद आ रही है, ठीक है ना। स्मृति छंद होगा यहाँ पे, ठीक है ना, स्मृति वियोग की दशा होगी, ठीक है, स्मृति। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गणानंद की नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना नहीं है? इश्कलता है, सुजान हित वियोग बेली है, रस विलास नहीं है, ठीक है। रस विलास किसकी रचना है? ये देव की। 112वां क्वेश्चन है कि चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलों हूँ जो बनती कानों की लाली। यूजीसी नेट में भी प्रश्न आया हुआ है बहुत बार ये। लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ हैं ये कामायनी से, ठीक है, कामायनी से लज्जा सर्ग की पंक्तियाँ हैं। 113वां प्रश्न है ओ जीवन के मरुमृची का कायरता के अलस विषाद, किस भाव का उद्बोधन हो रहा है यहाँ पे? चिंता, ठीक है, चिंता यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। कामायनी से दी हुई पंक्तियाँ है ये भी, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की कामायनी। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने जब सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से उद्धृत है? ठीक है ना, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसमें अनंत अभिलाषा के सपने सब जगते रहते हैं, प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई है। 115वां क्वेश्चन कहता है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम में है? ठीक है ना, श्रद्धा सर्ग से पूछा है कौन से क्रम में है, तो चिंता, श्रद्धा, ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, इस प्रकार से है, ठीक है ना। चिंता, एक सेकंड में बताता हूँ, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, ठीक है। श्रद्धा कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर, ठीक है, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा।
तो तीसरे नंबर पे श्रद्धा सर्ग हो जाएगा। कामायनी का प्रकाशन वर्ष 1935। ठीक है, 36 मत कर देना, 36 गलत होगा, 35 ही इसका प्रकाशन वर्ष। ठीक है, वह एक और मनु रहा राम का जो न थका, जो नहीं जानता देने नहीं जानता विनय। तो किसकी पंक्तियाँ हैं ये? काव्य में राम किसकी विशेषता की ओर संकेत किया गया है। ठीक है ना, हमको बताइए, राम की शक्ति पूजा से ली गई पंक्तियाँ हैं ये। ठीक है, जिसमें निराला बोलते हैं कि वो एक और मनोराम का रहा जो न थका। जब आता है ना कि दिक जीवन जिसने पाया सदा ही विरोध, दिक जीवन जिसने किया सदा ही शोध, है ना, हाय उद्गार जानकी का हो न सका, वो एक और मनोराम का जो अभी न थका। तो दृढ़ निश्चय, यहाँ पे दृढ़ निश्चय का संकेत किया है कि दृढ़ निश्चय, है ना। राम की शक्ति पूजा की प्रारंभिक पंक्तियाँ कौन सी है? बहुत बार प्रश्न आया है ये। रवि हुआ अस्त रह गया राम रावण के, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया अमर। ठीक है ना, रवि हुआ अस्त, ये पंक्तियाँ 118वें पहले। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, राम का ये कथन किसके जीवन की त्रासदी है? ये स्वयं लेखक की। ठीक है ना, दिक जीवन जो पाता आया विरोध, जो किसके जीवन की त्रासदी है? राम के जीवन की भी है और निराला के जीवन की भी है। ठीक है ना, वैसे ये खुद निराला के जीवन की त्रासदी है देखा जाए ना तो, लेकिन ये फिर भी प्रश्न डिलीट किया गया था, इसलिए इसको हम डिलीट मानेंगे। लेकिन अगर प्रश्न आ ही जाए, अगर आपको एक चूज करना हो तो निराला चूज करना आप। 120वां प्रश्न देखिए आप, कि गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? जो गोदान में जो था ना गोबर, होरी का पुत्र, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामंत शाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का। नहीं, ये भी गलत है, ऐसा आदमी नहीं था वह। रूढ़ी विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का एकदम सही उत्तर है। ठीक है, दूसरा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों को वहन माना जाता है? ठीक है ना, प्रोफेसर मेहता होंगे वो। ठीक है, प्रोफेसर मेहता। 122वां है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित निम्नलिखित कृतियों में से कौन सा उपन्यास संबंधित नहीं है? चारूचंद्र के लिए उनका उपन्यास है, बाणगढ़ की आत्मकथा भी है, अनामदास का पोता भी है, पुनर्नवा भी है, इन कूटज उनका निबंध है। ठीक है, निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। 123वां प्रश्न क्या कहता है कि बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत में इसका प्रकाशन हुआ था, छोटे छोटे पार्ट में। 123 का आंसर पहला। 124वां प्रश्न है कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है ना। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है? महामाया भैरवी का कथन है ये, महामाया भैरवी का। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। ठीक है, 1946 में इसका प्रकाशन हुआ था। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा एक प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोविज्ञान कथा है, या जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम की कथा है? ये उदात्त प्रेम की। ठीक है ना। आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में है। आधे अधूरे नाटक किसका है? मोहन राकेश का बहुत प्रसिद्ध नाटक है ये। पारिवारिक विघटन से संबंधित दाम्पत्य संबंधों में कटुता, ये सब इस नाटक में देखे जा सकते हैं। ठीक है, 127वां प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्र नाथ इसमें पुरुष होगा। ठीक है, पुरुष एक ही पुरुष होता है जो कि अलग अलग पुरुषों की इसमें वो परफॉर्मेंस करता है। ठीक है ना, 127 का आंसर हो जाएगा पहला। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। ठीक है, लहरों के राजहंस भी है, लासाड़ का एक दिन भी है, आधे अधूरे भी हैं। मोहन राकेश ने 3 ही नाटक लिखे हैं। ठीक है ना, अंधा युग नाटक है, नाटक कृति है, गीति नाटक कृति, ये किसकी है? धर्मवीर भारती की। 129वां प्रश्न क्या कहता है कि शुक्ल के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में भी है। ठीक है ना, शुक्ल के अनुसार दुख के वर्ग में जो स्थान भय का है वही स्थान आनंद वर्ग में है। आनंद वर्ग में किसका है? उत्साह का। आनंद में किसका स्थान है? वही स्थान उत्साह का। ठीक है ना, 129 का आंसर हो जाएगा उत्साह। 130वां प्रश्न क्या कहता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार श्रद्धा के प्रकार कौन कौन से हैं? प्रतिभा, शील और साधन, ये तीनों के तीनों श्रद्धा के प्रकार है। पहला उत्तर सही हो जाएगा, प्रतिभा, शील और साधन। 131वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सुमेलित नहीं है? उसने कहा था लहना सिंह। ठीक है, 1915 में छपी थी ये। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है ये। कफन बुदिया, ठीक है। रोज अगे की कहानी मालती, ये भी ठीक है। परिंदे कहानी में महेश्वर, ये गलत है। ठीक है ना, परिंदर कहानी में महेश्वर नाम से कोई पात्र नहीं होता है। ठीक है, निर्बल वर्मा की कहानी है ये। 1956-57 का प्रकाशन वर्ष है। 122वां प्रश्न क्या कहता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृतियाँ बहुत साफ हो गई, मरने जा रहा है कोई,
जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आने लगी। ओके ठीक है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते गए, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। प्रमुख गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? ठीक है ना। कफन में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, रोज में भी ऐसा कुछ नहीं होता है, ममता में भी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसने कहा था, हमें पता है ना बिल्कुल, वो जब लास्ट में लहना सिंह मरने जा रहा होता है, उसकी गोली लग चुकी होती है, तो उसको सारी जितनी भी घटना है ना सबकी सब याद आ जाती है। तो 132 का आंसर पहला। अज्ञे की रोज कहानी किस नाम से जानी जाती है? ग्रेंगरिंग नाम से भी इस कहानी को जाना जाता है। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत न होती। ये तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से? कफन। ठीक है ना, आप सबने पढ़ी होगी कफन कहानी, बहुत ही ज़्यादा मार्मिक कहानी है, यथार्थ से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है 135वां, कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है ना, प्रोफेसर नामवर सिंह। दूर से दबी हुई सुनाई देने वाली गड़गड़ाहट पास आने पर कर्णभेदी घोष में बदल गई। यहाँ का तांडव देखते ही बनता है चट्टानों पर मानो हजारों मूसल बरस रहे हो। प्रस्तुत उपयुक्त पंक्तियाँ किस कृति से उद्धृत है? हमको पता है कि उस समय अभी 2022-23 में जो वैकेंसी निकली, इसमें भी सौंदर्य की नदी नर्मदा वाला जो चैप्टर है वो जोड़ा गया है, यात्रा वृत्तांत। और जो 2016 वाला पेपर हुआ था उस टाइम पे भी सिलेबस में था ये। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये। सौंदर्य की नदी नदी नर्मदा वाला जो चैप्टर है उसमें से ये पंक्तियाँ ली गई है। ठीक है ना, यात्रा वृत्तांत ये अमृतलाल बेगड़ का है, तो इस बार भी सिलेबस में है। 137वां प्रश्न क्या कहता है कि सौंदर्य की नदी नर्मदा यात्रा वृत्तांत का अंतिम पड़ाव कौन सा है? अंतिम पड़ाव कौन सा है इसका? कोलियाद से भरूच। ठीक है ना, कोलियाद से भरूच की ओर। ठीक है। 138वां क्वेश्चन है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही, फिर वो पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। 2021 में भी सेम प्रश्न आया था, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी का कथन है। ये कथन किस विद्वान का है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। 139वां प्रश्न कहता है कि देवनागरी लिपि में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, क्योंकि प्रत्येक उच्चरित वर्ण के लिए निश्चित लिपि चिह्न है, कोई भी वर्ण अनुच्चरित नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल ये दोनों की दोनों विशेषताएं देवनागरी लिपि की है और दोनों कथन सही है। 140वां प्रश्न देखिए क्या कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है? संधि शब्द सही है। ठीक है ना, तो पितृ प्लस उपदेश पित्रोपदेश गलत है। 1+1 में 1 गलत है। सद नारी में सद नारी गलत है। ये ग्रीष्म प्लस ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु ये सही है, ऐसे ही लिखा जाता है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है ना, तो याद रखेगा ग्रीष्म ऋतु ऐसे ही लिखा जाता है, तो ये सही है एकदम, है ना, ग्रीष्म ऋतु। ठीक है ना, वैसे ग्रीष्म ऋतु ही पढ़ते हैं हम इसको, लेकिन लिखा ऐसे जाता है। 141वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास नहीं है? दो और दो। ठीक है, द्वंद्व समास नहीं है। रात और दिन, हानि और लाभ, पाता और पिता, परम और पिता, गलत है ये। ठीक है, परम पिता एक ही है, तो ये द्वंद्व समास इसमें नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है? केकई गलत है, केकई गलत है, केकई गलत है, केकई। ठीक है ना, कई कई। ठीक है ना, कई कई एकदम सही है ये। 143वां प्रश्न कहता है कि मम्मट ने इनमें से किस तत्व को काव्य का प्रयोजन नहीं माना है? मम्मट ने 6 काव्य के तत्व माने हैं। ठीक है ना, उनमें से अमंगल का नाश ठीक है, जिसे शिवेतर सतह भी बोलते हैं। यश की प्राप्ति ठीक है। व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति ये भी ठीक है। मित्र सम्मित उपदेश नहीं है, कांता सम्मित उपदेश है। ठीक है ना, अगर प्रश्न आ जाए कौन सा सम्मित उपदेश माना है? कांता सम्मित उपदेश। ठीक है ना, ये काव्य का प्रयोजन माना है, कांता सम्मित उपदेश। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। 144वां प्रश्न क्या कहता है? ध्वनि सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है ध्वनि के 2 भेद होते हैं, लक्षणामूला और व्यंजनामूला, ये गलत है। ठीक है ना, ध्वनि के 3 भेद बताए हैं। ठीक है ना, लक्षणामूला को अविवक्षित तानने पर वाच्य ध्वनि भी कहते हैं, एकदम सही है। लक्षणामूला ध्वनि के 2 भेद बताए गए हैं, ये भी सही है। अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि भी लक्षणामूला का एक भेद है, ये भी सही है। ठीक है ना, ध्वनि के 2 भेद नहीं है, 3 भेद बताए हैं। ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। 145वां प्रश्न है कि विनय पत्रिका के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? विनय पत्रिका इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम जल्दी जल्दी देख लेंगे। इसमें कुल 270 पद हैं, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, इस 279 पद है टोटल इसमें सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना की गई है, ब्रजभाषा में लिखी गई है। इनकी गणना आत्मनिवेदन पर गीति काव्य में की जाती है, सही है। ठीक है ना, आत्मनिवेदन किया था, यानी कि एक प्रकार चिट्ठी पत्री वाली पत्रिका भी बोला जाता है विनय पत्रिका को। संत कबीर, इन 146वां प्रश्न है कि संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है।
वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, सत्संग और नाम स्मरण पर बहुत बल देते थे, सही है। वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे, सही है। विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, नहीं। वो तीर्थों के बहुत खिलाफ थे, वो बिल्कुल उनको पाखंड मानते थे, ठीक है। 146 का आंसर चौथा हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। 147 का क्वेश्चन क्या कहता है कि नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है कि जायसी ने बारहमासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया है, एकदम सही है। यह वियोग प्रवास जन्य विरह के अंतर्गत आता है, ये भी सही है क्योंकि उनके पति प्रवास में चले गए थे, बाहर चले गए थे। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, गलत है। चढ़ा आषाढ़ गगन घन साजा, आषाढ़ से शुरू होता है, ये आषाढ़ के महीने से। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है, ये भी एकदम सही है, ठीक है ना। विभिन्न पक्षियों का उल्लेख किया है, ठीक है ना। 147 का आंसर 3 हो जाएगा। 148वां प्रश्न है, एक दिन सहसा सिंधु अपार, लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरुपाय, आज तक घूम रहा है दुष्शब्द, ठीक है ना। पंक्तियाँ कामायनी किस सर्ग से ली गई है, श्रद्धा सर्ग की पंक्तियाँ ही है, श्रद्धा सर्ग से ली गई है। मनु ने श्रद्धा को प्रत्युत्तर दिया है, ठीक है। मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर, यानी कि श्रद्धा ने कहा है, ठीक है ना। श्रद्धा सर्ग की पंक्तियाँ ही है। आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, ठीक है। राम की शक्ति पूजा का कथन है ये, किसने कहा था ये कथन, जामवन का, ठीक है। जामवन का कथन है, जामवन ने कहा था कि आराधन का दृढ़ आराधन से 2 उत्तर, ठीक है। 149 का उत्तर 3 हो जाएगा। 150वां क्वेश्चन देखिए, आज का आखिरी क्वेश्चन है ये कि आधे अधूरे नाटक के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, गलत कथन बताना है। ये एक मध्यम वर्ग के परिवार से संबंधित नाटक है, ठीक है। ये जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाता है, ये भी एकदम कई सही कथन है, ठीक है ना। जीवन के बृहत्तर और महत्वपूर्ण आयाम से नहीं जुड़ पाया। इसमें पति का नाम महेंद्र नाथ और पत्नी का नाम सावित्री होता है, ये भी सही है। परिवार में पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें पति पत्नी के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। आधे अधूरे नाटक के बारे में चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 2016 का जो पेपर 1 था, इसका सॉल्यूशन भी हमने कर लिया है। 2021 के पेपर 1 पेपर 2 के 150 300 प्रश्न वो हमने कर लिए हैं। 2016 के पेपर 1 के 150 प्रश्न हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। पेपर 2 2016 का सॉल्यूशन भी हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों अभी हमने ये 35वां प्रश्न किया था ना, कि किस आचार्य ने शब्द अलंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्यम काव्य और गुणीभूत व्यंग्य को उत्तम काव्य और ध्वनि को उत्तमोत्तम काव्य कहा है, ठीक है ना। जब हम ध्वनि सिद्धांत पढ़ते हैं ना, आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत पढ़ते हैं, वहाँ हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं। और ये जो प्रमुख पंक्तियाँ हैं ना, इन पंक्तियों को किसने कहा है, ये कहा है मम्मट ने, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन डिलीट हुआ है बिल्कुल, लेकिन जहाँ मुझे ये आंसर की मिली थी वहाँ डिलीट था ये प्रश्न। परंतु जब मैंने इस पर रिसर्च किया तो इसका जो सही आंसर है, जो किताबों में मिला है, वैलिड बुक्स में मिला है, जो वाकई में मम्मट इसका सही आंसर होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। मम्मट ने शब्द अलंकार को अधम काव्य कहा है, अर्थ अलंकार को मध्यम काव्य कहा है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य को उत्तम काव्य कहा है और ध्वनि को उत्तमोत्तम, यानी कि ध्वनि को सबसे श्रेष्ठ काव्य कहा है, ठीक है। अगला एक और प्रश्न था 37 वाला प्रश्न देखिए। देखो मैंने आपको एक प्रश्न बताया था नीचे कि ध्वनि के 3 भेद होते हैं। जो ध्वनि के त्रिविध प्रकार है ना, वो यहाँ से बताए थे मैंने कि ध्वनि के त्रिवेद प्रकार होते हैं, वस्तु अलंकार और रस, तो ठीक है ना। ध्वनि के 3 प्रकार के त्रिवेद प्रकार बताए हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं 144वें प्रश्न की, जो अभी हम कर रहे थे। 144वां प्रश्न, 144वां प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक सौ 44वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था और मैंने बोला था आपको कि ध्वनि के 2 भेद होते हैं, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि ध्वनि के 3 भेद होते हैं। तो मैंने वो ध्वनि के जो ऊपर जो त्रिवेद बताया ना, उसके अनुसार बताया था कि ध्वनि के 3 भेद होते हैं, जबकि ध्वनि के 2 ही भेद होते हैं, जो वाकई में जो आनंदवर्धन ने डिवाइड किए थे। 2 भेद कौन कौन से होते हैं आपने पढ़ा होगा। लक्षणा मूला एकदम सही है, तो लक्षणा मूला, और एक होता है अभिधा मूला, ठीक है ना, अभिधा मूला। यहाँ पे ये व्यंजना मूला दे रखा है ना, इस वजह से गलत हो गया है ये व्यंजना मूला, ये कोई भेद नहीं होता है ये, ठीक है ना। लक्षणा मूला और अभिधा मूला होता है। लक्षणा मूला को ही बोलते हैं अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। क्या बोलते हैं, अविवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। और अभिधा मूला को बोलते हैं विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि। फिर इन्हीं के अंदर भेदोभेद करते हैं तो उसमें आता है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। आप सबने नाम जरूर सुना होगा ये, असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं डिटेल में समझा दूंगा। तो जो ये प्रश्न है ना 144, कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो पहला वाला कथन है ना, ये गलत है क्योंकि यही सही नहीं है
क्योंकि इसमें जो ध्वनि के दो भेद है, लक्षणामूला और व्यंजनामूला, तो लक्षणामूला सही है लेकिन व्यंजनामूला गलत है, इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखो, लक्षणामूला को अविवक्षित तान्य परवाच्य ध्वनि भी बोलते हैं, ये एकदम सही है, ठीक है ना। जो दो भेद किए ना लक्षणामूला और अभिधामूला, तो लक्षणामूला को अविवक्षित तान्य परवाच्य ध्वनि बोलते हैं और अभिधामूला को बोलते हैं विवक्षित तान्य परवाच्य ध्वनि। अब लक्षणामूला के भी दो भेद होते हैं, जो लक्षणामूला है ना जिसका नाम अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, इसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से? अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि और असंक्रमित वाच्य ध्वनि, इस प्रकार से एक नाम होता है, ठीक है ना। तो दो भेद होते हैं, ये भी सही है। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणामूला का एक भेद है, ये भी मैंने जस्ट बताया आपको। तो 144 का सही उत्तर पहला वाला होगा, क्योंकि ये सही कथन नहीं है।